हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम BHDC 114 जो है प्रयोजनक हिंदी, देखिए BHDC 114 के कुछ प्रश्नों का चर्चा हम इससे पहले कर चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। आइए हम आज इस प्रश्न पे चर्चा करते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए प्रश्न क्या है, प्रशासनिक पत्राचार के विविध रूपों पर प्रकाश डालिए। क्या है, प्रशासनिक पत्राचार के विविध रूपों पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जा सकता है। आइए इसको विस्तार से जानते हैं। देखिए, प्रशासनिक दृष्टि से भारत राज्यों या प्रांतों में विभक्त है। भारत जो है राज्यों और प्रांतों में विभक्त है प्रशासनिक दृष्टि से। देखिए, राज्य, जनपदों, जनपद मतलब हो गया आपको या जिला, ठीक है, में विभक्त है। जिले, तहसील जिसे तालुक या मंडल भी कहते हैं, में विभक्त है। यह विभाजन और नीचे तक गया है। भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित, मतलब केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्र की राजधानी, हमारे भारत के राजधानी भी आ जाते हैं, से मिलकर बना है। केंद्र शासित प्रदेश उपराज्यपाल द्वारा संचालित होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जो है उपराज्यपाल के द्वारा संचालित किए जाते हैं, जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अच्छा, आप ये प्रश्न जो देखें, प्रशासनिक पत्राचार के विविध रूपों पर प्रकाश डालिए, ये प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत में जो प्रशासनिक ढांचा है, किस तरह का ढांचा है, उस पर एक टिप्पणी लिखने के लिए कहा जा रहा है। यही प्रश्न का आंसर होगा। तो आइए उसी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। 8 प्रदेशों में से 2 दिल्ली और पांडुचेरी को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है। इन प्रदेशों में सीमित शक्तियों वाली निर्वाचित विधायकों और मंत्रियों की कार्यकारी परिषदों का प्रावधान है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, भारत के सभी राज्यों को बीच सहकारी कार्यों में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए इन राज्यों को एक सलाहकार परिषद वाले 6 अंचलों में समूहबद्ध किया गया है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तीसरे भाग के अंतर्गत 1956 में 5 आंचलिक परिषदों की स्थापना की गई थी। पूर्वोत्तर राज्यों की विशेष समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम के अंतर्गत 1972 में पूर्वोत्तर अंचल का गठन किया गया। उत्तर पूर्वी परिषद जो संशोधन करके अधिनियम द्वारा 23 दिसंबर 2002 को पूर्वोत्तर अंचल में सिक्किम राज्य को भी शामिल, आइए आगे देखते हैं। देखिए, सिक्किम को जो है शामिल कर लिया गया है, कर दिया गया। जो पूर्वोत्तर राज्य में जो है सिक्किम को भी इसमें शामिल कर दिया गया। ये कब किया गया है? ये आपको किया गया है 35वां संविधान संशोधन 1974-75 के आसपास में इसको किया गया है। एक बार आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए आगे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप किसी भी अंचल में शामिल नहीं है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है और लक्षद्वीप कोई भी अंचल में मतलब शामिल नहीं है। हालांकि ये दक्षिणी आंचलिक परिषद के विशेष आमंत्रितों में है। वर्तमान में प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद की संरचना निम्नानुसार है। देखिए, कुछ राज्यों में उन क्षेत्रों का भी समावेश है जिनके पास कोई आधिकारिक प्रशासनिक सरकारी स्थिति नहीं है। वे विशुद्ध भौगोलिक क्षेत्र हैं। हालांकि कुछ क्षेत्र ऐतिहासिक देशों, राज्यों या प्रांतों के अनुरूप भी है। एक क्षेत्र में एक या एक से अधिक मंडल शामिल हो सकते हैं, लेकिन क्षेत्रों की और मंडलों की सीमाएं हमेशा बिल्कुल एक नहीं होती है। अब तक इन क्षेत्रों को आधिकारिक प्रशासनिक स्थिति देने के लिए कोई बड़ा आंदोलन नहीं रहा। आइए आगे देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, ग्राम भारत में उप विभागों का सबसे बड़ा निम्न स्तर है। ग्राम विभाग जो है उप विभागों में सबसे छोटा निम्न स्तर का विभाग है। देखिए, ग्राम स्तर के सरकारी निकायों को ग्राम पंचायत कहा जाता है, जो कि 2002 में अनुमानित 2,56,000 थे। जो ग्राम की संख्या थे 2,56,000 के आसपास था 2002 के अनुसार। प्रत्येक ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में एक बड़ा ग्राम या छोटे ग्रामों का एक समूह होता है, जिनकी कुल मिलाकर 500 ग्राम सभा से अधिक जनसंख्या होती है। ग्रामों के समूहों को कभी कभी होबली या पट्टी भी कहा जाता है।
कुछ सरकारी कार्यों और गतिविधियां जिनमें साफ पेयजल की उपलब्धता, जैसे ग्रामीण विकास हुआ, और शिक्षा शामिल है। एक ग्राम से भी निचले स्तर पर ही करी जाती है। इनको ही बस्तियों कहा जाता है, इनको जो है बस्तियां कहा जाता है। भारत में ऐसी 17,14,556 बस्तियां हैं। भारत में जो है फिलहाल 17,14,556 बस्तियां उपलब्ध है, मतलब कि बना हुआ है। कुछ राज्यों के अधिकांश गांवों में एक ही बस्तियां हैं, लेकिन दूसरों में, विशेषकर केरल और त्रिपुरा में के गांवों में बस्तियों का उच्च अनुपात है। देख लिए किस तरह से भारत का प्रशासनिक ढांचा है और भारत किस तरह से का प्रशासनिक ढांचा चला रहा है, वो इस प्रश्न में आपको उत्तर देने का प्रयास किए हैं। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये भी आपको 10 नंबर में पूछा जा सकता है, इसको भी ध्यान से देखिए। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आइए देखते हैं। देखिए, टिप्पणी लेखन अथवा मसौदा लेखन से क्या आशय है, एक प्रारूप के माध्यम से समझाइए। देखिए, टिप्पणी लेखन और मसौदा लेखन क्या होता है, इसका क्या आशय है, एक प्रारूप एक मतलब माध्यम से इनको समझाने का के लिए कहा जा रहा है। ये देखिए, ये प्रश्न जो है आपको 10 नंबर में पूछा जा सकता है। आइए इसको विस्तार से जानते हैं। देखिए, लिखित रिपोर्ट वह दस्तावेज है जो विशिष्ट दर्शकों के लिए केंद्रीकृत और मुख्य सामग्री प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट का इस्तेमाल प्रायः एक प्रयोग, जांच या पूछताछ के परिणाम को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यह रिपोर्ट सार्वजनिक या निजी, एक व्यक्ति विशेष या आम, आगे देखते हैं। देखिए आगे, जनता के लिए हो सकती है। रिपोर्ट का प्रयोग सरकारी, व्यावसायिक, शिक्षा, विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में होता है। रिपोर्ट में प्रायः प्रत्ययकारी तत्वों का प्रयोग होता है, जैसे चित्रालेख, चित्र, आवाज या विशेष रूप से तैयार की गई शब्दावली, जिससे कि विशिष्ट दर्शकों को कार्यवाही करने हेतु विश्वास दिलाया जा सके। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के सर्वाधिक प्रचलित प्रारूप है IMRAD, जो है IMRAD, इंस्ट्रक्शन जिनका मतलब हुआ परिचय, मेथड्स मतलब तरीका, रिजल्ट मतलब परिणाम, एंड और रिएक्शन डिस्कशन मतलब चर्चा। इस टाइप से रिपोर्ट बनाया जा सकता है। देखिए, यह संरचना इस विधा के लिए मानक है, क्योंकि यह वैज्ञानिक अनुसंधानों के पारंपरिक प्रकाशन के समान है और इस क्षेत्र की विश्वसनीयता एवं लोकाचार की भावना को भी व्यक्त करती है। यह आवश्यक नहीं है कि रिपोर्ट में इसी शैली का पालन किया जाए और इसके अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक शैलियों का भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे समस्या समाधान प्रारूप, जो है प्रॉब्लम सॉल्यूशन और फॉर्मेट के में हो सकता है ये चीज़। ठीक है, तो देखिए, अतिरिक्त तत्व जिनका प्रयोग प्रायः पढ़ने वाले को उकसाने के लिए किया जाता है, इसमें शामिल है विषयों की ओर संकेत करने हेतु शीर्षक, अधिक जटिल प्रारूप में चार्ट, सारणी, आकृतियां, सामग्रियों, कठिन शब्दों, सारांश, परिशिष्ट, पद, टिप्पणी, हाइपरलिंक और संदर्भ को व्यक्त करने वाली सूची है। देखिए, रिपोर्ट के कुछ उदाहरण हैं। रिपोर्ट के कौन कौन से उदाहरण वो भी देखते हैं। देखिए, वैज्ञानिक रिपोर्ट, संस्तुति रिपोर्ट, श्वेत पत्र, वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, कार्यस्थल रिपोर्ट, जनगणना रिपोर्ट, यात्रा रिपोर्ट, प्रगति रिपोर्ट, जांच संबंधी रिपोर्ट, बजट रिपोर्ट, नियम संबंधी रिपोर्ट, जनसांख्यिकी रिपोर्ट, ऋण रिपोर्ट, समीक्षा रिपोर्ट, निरीक्षण रिपोर्ट, सैन्य रिपोर्ट, बाउंड रिपोर्ट, ये सब रिपोर्ट का एक उदाहरण है। देखिए, सूचना तकनीकी के आकस्मिक विस्तार के साथ और निगमों के बीच और अधिक प्रतिस्पर्धा की बलवती इच्छा के कारण उद्यम के विभिन्न दृष्टिकोणों का एक स्थान पर संयोजन हेतु एकीकृत रिपोर्ट बनाने के लिए कंप्यूटिंग क्षमता के प्रयोग में वृद्धि हुई है। इसे उद्यम रिपोर्टिंग यानी मतलब इंटरप्राइज रिपोर्टिंग का नाम दिया गया है। इस प्रक्रिया में विभिन्न तार्किक पारदर्शों के आधार पर आंकड़े के स्रोत के संबंध में पूछताछ सम्मिलित होती है, जिससे कि एक मानव पठनीय रिपोर्ट तैयार की जा सके। उदाहरण के लिए एक कंप्यूटर, आगे देखते हैं। देखिए आगे, देखिए, प्रयोगकर्ता को यह प्रदर्शित करने के लिए एक संपूर्ण निगम में कितनी कुशलतापूर्वक पारस्परिक प्रसार का प्रयोग किया जा रहा है, मानव संसाधन आंकड़ा कोषों मतलब हुआ आंकड़ा कोष मतलब डाटाबेस और उद्यम रिपोर्टिंग संशोधित व्यावसायिक बुद्धिमत्ता और ज्ञान प्रबंधन की ओर
लिए गए बड़े कदमों का एक मूलभूत हिस्सा है। इसके कार्यान्वयन में प्रायः एक आंकड़ा भंडार में समन्वय और फिर एक या एक से अधिक रिपोर्टिंग उपकरण के प्रयोग हेतु निष्कर्ष रूपांतरण और भार ETL पद्धति शामिल होती है, जहां रिपोर्टिंग मुद्रित रूप में या ईमेल के द्वारा वितरित की जा सकती है। वहीं इसमें इसके अधिगम के लिए आमतौर पर एक निगमित इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। चलिए यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आने वाला वीडियो में हम आपको ये प्रश्न बताएंगे, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का आशय बताते हुए उसके महत्व को प्रतिपादित करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट आने वाला वीडियो में यही क्वेश्चन बताएंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।